नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। पीजीबी 500 ये नाम याद रखिएगा। मुमकिन है कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक में इसी पीजीबी 500 का इस्तेमाल किया जाए। क्या है ये पीजीबी 500? पहले ये समझिए। पीजीबी का मतलब है प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब। सितंबर और अक्टूबर के महीने में कुछ बड़ा हो सकता है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से 500 किलोग्राम के प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स का कैरेज और रिलीज ट्रायल करने जा रही है। यह 500 kg का वॉरहेड वाला बम कठोर बंकर्स, कमांड सेंटर्स और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। यानी मकसद सिर्फ बड़ा धमाका करना नहीं है, बल्कि सही लक्ष्य पर सटीक वार करना है। पीजीबी 500 के टेस्ट में यह देखा जाएगा कि सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान जब इस बम को लेकर उड़ता है तो वो कितना स्थिर रहता है। बम को छोड़ने के बाद वो विमान से सुरक्षित तरीके से अलग होता है या नहीं, और फिर कितनी सटीकता से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। टेस्ट में इसकी भी जांच होगी। अगर यह टेस्ट कामयाब हो जाता है तो यह भारतीय वायुसेना के प्रिसीजन स्ट्राइक विकल्पों में एक और अहम हथियार जोड़ सकता है। अब से कुछ घंटों पहले ही भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया है। सर्जियो गौर के बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में मानो मातम पसर गया है। दूसरी तरफ पीओके के लोगों ने भी मुनीर की फौज से टक्कर लेने के लिए अपनी सेना तैयार करने का इरादा कर लिया है। और इन सब के बीच ये खबर आना कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में भारतीय वायुसेना सुखोई 30 से 500 किलोग्राम के प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब का टेस्ट करने जा रही है, इसने पूरे पाकिस्तान में पैनिक मचा दिया है। तो क्या अगले 60 दिनों में पाकिस्तान फिर से धुआं धुआं हो सकता है? पाकिस्तान पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली ने इस्लामाबाद को, मुनीर को उसके बैरिकेड का जवाब बुलडोजर से दिया है। तारीख 17 अगस्त दिन सोमवार मुनीर ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी बैरिकेड हटवाए, पार्किंग पोल्स हटवाए। तो इसके जवाब में हिंदुस्तान ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाली कार्रवाई की। बैरिकेड हटा डाले, फेंसिंग हटा डाली। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने अवैध ढांचों को तहस नहस कर डाला। और इस वक्त पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर टूटी हुई रेलिंग, टूटे हुए गेट, लोहे के फ्रेम, छत की चादरें, ईंट और कंक्रीट के टुकड़े ही बिखरे दिखाई दे रहे हैं। एम्बेसी के बाहर लगाई गई सुरक्षा बैरिकेडिंग अब हटा दी गई है। समय मेरे ठीक पीछे पाकिस्तान हाई कमीशन है और उसने अपने हाई कमीशन के बाहर एक एक्सटेंशन विंग बनाया गया था जहां पे विजिटर्स को बैठाया जाता था। यहाँ पे साफ साफ लिखा है पाकिस्तानी पासपोर्ट ओनली। जो पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर यहाँ पे आते थे, इस विंडो के माध्यम से अंदर से लोग उनसे बात करते थे। लेकिन जो ये एरिया है ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन करके बनाया गया था, इस पे अतिक्रमण किया हुआ था। और जब 3 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर से सिक्योरिटी हटाई गई तो एक टिट फॉर टैट रिएक्शन के तहत पहले तो पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा की जो बैरिकेडिंग थी उसे हटा दिया गया, सुरक्षा का घेरा बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और उसके बाद जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर किया गया था उसे भी हटाया गया। 24 घंटों के भीतर पाकिस्तान पर एक नहीं 2 बुलडोजर चले हैं। एक बुलडोजर नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर चला है तो दूसरा बुलडोजर सीधे पाकिस्तान पर भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने चलाया है। जब से सर्जियो गौर ने पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का इंपॉर्टेंट यानी अहम हिस्सा बताया है, तब से पाकिस्तान में सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi, but a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. कश्मीर को लेकर यह केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देख
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अमेरिका की पॉलिसी में दिख रहा है एक ऐसा शिफ्ट है जो पाकिस्तान में सियासी भूकंप ला चुका है, मुनीर की जड़ें हिला चुका है। भारत में ट्रंप के सबसे खासम खास सर्जियो गोर का यूं कश्मीर पहुंचना, कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताना, किसी टेरर अटैक की परवाह किए बगैर खुले आसमान के नीचे शिकारे की सवारी करना, बेफिक्र होकर परी महल पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाना, यह साफ बता रहा है कि अमेरिका पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मान रहा है। मैं तमाम ऑनरेबल जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिका की ओर से आए इस बड़े कूटनीतिक मैसेज ने पाकिस्तान में शरीफ से लेकर मुनीर तक, पाकिस्तान के सारे संतरी और मंत्री तक सबका ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है कि जो आपको पता है कि अमेरिका के सफ़ीर हैं भारत के अंदर, सर्जियो गोर, वो सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट हैं इस पूरे खित्ते के अंदर, साउथ एशिया के अंदर भी, क्योंकि पाकिस्तान में तो एम्बेसडर है नहीं, नेटली बेकर वहाँ पे बैठी हुई है, डिप्टी हेड ऑफ मिशन है, चार्ज दी अफेयर है, सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट पूरे रीजन के अंदर सर्जियो गोर है। वो कश्मीर गया है और कश्मीर के अंदर जाके उसने बयान दिया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर गया है जिसको पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर कहा जाता है। वहाँ जाके उसने बयान दिया है कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक बहुत अहम तरीन हिस्सा है। आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद ये बयान वहाँ पे जाके देना, उसका क्या मतलब है, ये किस तरफ जा रहे हैं मामलात। आसिम मुनीर के जो इतने ज़्यादा उसने मिलियंस ऑफ डॉलर, $500 मिलियन ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी के अंदर, उसकी फैमिली की क्रिप्टो कंपनी के अंदर जो लगाए, और उसके अलावा जो लॉबिंग की जा रही है वॉशिंगटन डीसी में, उसके नतीजे में क्या अब पॉलिसी जो है वो चेंज होने जा रही है। 1.5 साल से जो पाकिस्तान अमेरिका के तलवे चाट रहा था, जो आसिम मुनीर, जो शहबाज शरीफ सुबह शाम दिन रात सोते जागते उठते बैठते ट्रंप की जी हजूरी में व्यस्त थे, ट्रंप के गुड बुक्स में आने का जुगाड़ सेट कर रहे थे, आज उसी पाकिस्तान को, उसी मुनीर और शरीफ को ट्रंप के सबसे करीबी ने औकात दिखा दी है। कश्मीर पर सर्जियो गोर का दिया बयान कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, पूरा का पूरा पॉलिसी शिफ्ट है। ऐसा क्यों है ये भी समझिए। भारत हमेशा कहता आया है कि जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, वो भारत का अभिन्न अंग है। सर्जियो गोर ने भी साफ शब्दों में कश्मीर को इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया कहकर अमेरिका की ओर से भारत की इस स्थिति को स्वीकार किया है। पहले अमेरिकी अधिकारी अक्सर कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी यानी अनरिजॉल्व्ड इश्यू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कहकर बात करते थे। सर्जियो गोर का यह सीधा बयान उस पुरानी भाषा से अलग है। सर्जियो गोर ट्रंप के करीबी हैं। उनका यह बयान बताता है कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है और कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला मानने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये स्टेटमेंट इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट है और पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हो सकती है अगर स्टेट डिपार्टमेंट भी इस स्टेटमेंट को जो है वो ओन करता है और तहरीरी सतह के ऊपर इसकी मुखालफत में बयान नहीं आता और सर्जियो गोर ने जो बात की है उसको रद्द नहीं किया जाता, तो इसका मतलब है कि अमेरिका अब इस खित्ते में आसिम मुनीर के साथ जो रोमांस चल रहा था, रजीम के साथ जो रोमांस चल रहा था, एक तरफ तो वो ख़त्म हो रहा है, कश्मीर भी इनके हाथ से जा रहा है। और जो सर्जियो गोर ने जो बयान दिया है वो कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। 2-3 दिन में मजीद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और कश्मीर इनके हाथ से निकल रहा है। सर्जियो गोर का बयान जो है वो बहुत अहम बयान है जिसमें उसने कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। और ये जो बातचीत है, मतलब हमेशा से अमेरिका ने डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को कहा था, मुतनाज़ा इलाका कहा था, अब वो उसको हिंदुस्तान का हिस्सा कह रहे हैं। और जो पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर कश्मीर के अंदर हो रहा है वो भी आपके सामने है, जो जुल्म सितम हो रहा है वो भी आपके सामने है। गोर के कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताने वाले बयान के बाद पाकिस्तान में पैनिक फैलना शुरू हो चुका है।
मुनीर और शरीफ को लग रहा है कि अमेरिका अब खुलकर भारत के पक्ष में झुक रहा है। पाकिस्तान में मची पैनिक की एक वजह यह भी है कि सर्जियो गोर के बयान के बाद ट्रंप के सबसे करीबी की तरफ से कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा मानने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का कश्मीर कार्ड अब नहीं चलने वाला है। घबराया सा पाकिस्तान अब अमेरिका को ही आंख दिखाने लगा है। हिम्मत इतनी कि उसने अमेरिकी राजनयिक को ही तलब कर लिया। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कितना पैनिक में है, कितना घबराया हुआ है, ये आप शहबाज शरीफ की आज की तस्वीर में देख सकते हैं। शरीफ की शक्ल बता रही है कि अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पर अब पाकिस्तान के झांसे में नहीं आने वाला। अमेरिका से तो सभी को दुख होता है, अभी तक सुख किसको मिला है? उनके एम्बेसडर की बात तो हमारे यहाँ नहीं मानी गई ना, इसीलिए तो फिर ऑफिशियल्स बुलाए थे अमेरिकन एम्बेसी से और उनसे कहा कि ये कैसे कह दिया। देखिए ना, अब अगर वो आपके यहाँ खड़े होके ये कहेंगे कि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो हम तो नहीं मानेंगे ना, चाहे जितना मर्जी हम रेड कारपेट बिछाते हो। लेकिन इस वक्त वो रेड कारपेट हमने जो है वो अपने स्टोर रूम में रख दिया है और जब तक वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे हम दोबारा नहीं देंगे। लेकिन एक ऐसा इशू जो सॉल्व ही नहीं हुआ है, जिसपे दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन है, वो बात मेरा ख्याल है कि उनको अवॉइड करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। खैर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है। दुनिया 100% बदल रही है। आज की मिसाल है, पाकिस्तान कश्मीर पे यूएसए को डिमार्च कर रहा है। किस बात पर डिमार्च कर रहा है? क्योंकि यूएस एम्बेसडर श्रीनगर में खड़े होकर उसने कहा कि श्रीनगर इज द पार्ट ऑफ इंडिया, व्हिच वी इज अग्रीइंग कि कश्मीर इज इंडिया का हिस्सा है। अमेरिका की पोजीशनिंग ऑब्वियसली बदलनी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये तो है ही। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा है कि हमें 10 अरब डॉलर दे दो, दूसरी तरफ अमेरिका को डिमार्च कर रहा है। मतलब किस मुंह से गए फाइनेंस मिनिस्टर साहब? जाहिर है आखिरी किस्म की कोशिश तो उन्होंने करनी थी ना फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो कर रहे हैं बेचारे। मुश्किल है कि कोई बात बने वहां से। अमेरिका इज नॉट इन अ पोजीशन टू डिसाइड एनी लॉन्ग टर्म रिलेशंस, एनी लॉन्ग टर्म पोजीशन। वहां जो कांग्रेस आ रही है, वी डोंट इवन नो कि वो किस तरह फंक्शन करेगी। पहले इट वाज मेयरली पर्सनल, नाउ द रीच इज एक्सपेंडिंग, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशंस की तरफ जा रही है और वो मुल्कों के ताल्लुक होते हैं। सो अब किसी की मोहब्बत में किसी की मोहब्बत कम होना, किसी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बनना कम होना, दुनिया के हालात ऐसे बन रहे हैं जहां सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चर्स हिल रहे हैं। तो ये जो हमारे पास हो रहा है नजर, कोई चाहे ना चाहे होना था। अब मसला सिर्फ इतना है कि जितना हवाई और इल्यूजन पे खड़ा हुआ, हवा पे हवाई है ना पूरा का पूरा, इल्यूजन पे खड़ा हुआ पूरा का पूरा ये सिस्टम था ना, उतना धड़ाधड़ से गिरने के चांसेस बढ़ेंगे अगर ये जिद पकड़ेंगे। 24 घंटे के भीतर पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चल गया। अमेरिका ने कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा मान लिया और उधर पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी अब उबलने लगा है। पीओके में पाकिस्तान के चंगुल से आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी है। पीओके में जून 2026 में शुरू हुए प्रदर्शन को अब 70 दिन से ज्यादा यानी 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पाकिस्तानी फौज बाहर निकलो, पाकिस्तान से लेकर रहेंगे आजादी के नारे आज भी सुनाई दे रहे हैं। पीओके के लोग अब खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के खिलाफ वार मोड में आ चुके हैं। मुनीर को साफ साफ कह रहे हैं कि तुम हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकते। गोली के कानून को मानते हैं, गोली के कानून को मानते हैं। हम इस गोली के कानून को नहीं मानते, हम इस गोली के कानून को नहीं मानते, हम इस गोली के कानून को नहीं मानते। और अगर किसी को बहुत शौक है गोलियां चलाने का, बहुत शौक है, इन 71 दिनों में हमने अपने सीने तुम्हारे सामने पेश करके बताए कि हम इन गोलियों से नहीं डरते, हम तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते हैं। और जब अगर तुम गोलियों की हुक्मरानी चाहते हो तो फिर अवाम भी गोलियां गति करेगी इंशाअल्लाह ताला, अवाम भी करेगी इंशाअल्लाह ताला। और कितना गिरना चाहती है रियासत पाकिस्तान, और कितना गिरना चाहती है रियासत पाकिस्तान, और कितना गिरना चाहते हैं यहाँ के हुक्मरान, कितना गिरना चाहते हैं। और क्या हम इनसे पूछते हैं कि 78 साल आपने
कश्मीर वैली के अंदर कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान आबाद करवाए, लोगों को 1.5 लाख लोग आपने शहीद करवाए, आसिया इंद्राबी से आपने नारे लगवाए, आज वो उम्र कैद काट रही है। यासीन मलिक आज हिंदुस्तान की जेल में उम्र कैद काट रहा है। आज आपका नेशनल मीडिया आसिया इंद्राबी को दिखाता है, आज आपका बाकी मीडिया जो है वो उन कश्मीर की उन माओ बहनों बेटियों को जिन्हें आपने जेल में पहुंचाया उन्हें दिखाता है, और हम इनसे कहते हैं कि आपके बस में नहीं है। ना 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 कमियों, आपके बस में नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, और हम आपसे कहते भी नहीं है। 2019 में बाजवा ने कहा था कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है, इसलिए हम हिंदुस्तान से जंग नहीं लड़ सकते। हम आपसे कहते हैं आप पीछे दफा हो जाएं। पीओके का संघर्ष यहां खत्म नहीं हो रहा, अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाला है। आज तो बाकायदा ऐलान हो गया है कि पीओके के लोग अब अपनी सेना खुद बनाएंगे, सीधे मुनीर की फौज से टकराएंगे। पीओके की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हर गांव में 3 कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। नंबर 1 पॉलिटिकल कमेटी, नंबर 2 फाइनेंस कमेटी और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस कमेटी। सबसे पहले सुनिए, आज से हर गांव में, हर गांव के एक एक फर्द से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, 3 कमेटियां बनानी है। आज से 3 कमेटियां इन्हीं हालात में बनानी है। एक सियासी कमेटी, दूसरा फाइनेंस कमेटी और तीसरा दिफाई कमेटी। ये तीनों कमेटियां आज से हर गांव के अंदर आपकी जिम्मेदारी है बनाना, और उसके बाद वो कमेटियां जो हम वहां से अलामिया जारी करेंगे, उस अलामिया के तहत वो कमेटियां आगे बढ़ेंगी। तायद करते हैं, बनाएंगे सारे। संकेत साफ है, पीओके में अब वहां के लोग ही आसिम मुनीर की फौज के खिलाफ अपनी खुद की सेना खड़ी करने जा रहे हैं, हथियारों का इंतजाम करने जा रहे हैं। इसका मतलब ही ये हुआ कि अब मुनीर की एक गोली का जवाब पीओके के लोग गोले से देंगे। रही बात हिंदुस्तान की, तो सुनिए, पाकिस्तानी भी मानकर बैठे हैं कि पीओके के लोगों के साथ साथ भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है, कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अभी तो धुरंधर का नशा नहीं उतरा था भाई साहब, अभी तो हम धुरंधर देख देख कर ही पागल हुए जा रहे थे कि धुरंधर 2 भी आ गई, और फिर जब धुरंधर 2 को देखकर भी सब ने कहा कि ये क्या हो गया, तो उसके बाद जो है अब आ गई है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। अजीत डोभाल जी ने कहा कि हम आखिरी टेररिस्ट तक लड़ेंगे और उसका खात्मा करेंगे। तो भारत के इरादे बड़े पुख्ते हैं, और इन पुख्ता इरादों में एक बात तय है कि ना ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, वो पॉज है, और पाकिस्तान की तरफ से अभी 14 अगस्त को मार्का हक की फिर से एक बार उन्हें याद सताई, और फील्ड मार्शल, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब सब के सब खड़े थे किसी ऐसी जगह पे जिस जगह का नाम उन्होंने फतह का मैदान करार दिया। अब पता नहीं क्या नाम है। पाकिस्तान इस तरह के ड्रामे करता रहता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग अब खुद पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहने लगे हैं। अब ये जो मैं नुक्ता नजर दे रहा था अपने बहुत ही अजीज दोस्त हमीद बशानी साहब के साथ बहुत सालों से कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, तो हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग हमारे ऊपर सख्त बातें किया करते थे। अब वही बातें केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। जो हम उनको बताया करते थे वो अब खुद कह रहे हैं। पीओके के लोगों का तेवर देखकर घबराए मुनीर ने कश्मीर पर अमेरिका के बयान के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अचानक से अपने मिसाइल टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की ओर से अचानक 750 किलोमीटर का नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया। खबर है कि मुनीर किसी नए या एडवांस फतह मिसाइल की क्षमता पर रखने की तैयारी कर रहा है। लेकिन वो ये भूल रहा है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका डर पाकिस्तान में इस वक्त भी दिख रहा है।
सीरिया में इजरायल ने बमबारी करके तुर्की का एयरबेस उड़ा दिया है। एर्दोगान संकट में है और मुस्लिम नेटो में सन्नाटा पसरा है। एटमी धमकी देने वाले मुनीर की बोलती बंद है। इजरायल गरज रहा है, तुर्की को सीरिया से दूर रहने की वार्निंग दे रहा है। तुर्की के मामले में मौन सऊदी अरब ने ईरान को युद्ध की धमकी दी है। तुर्की और सऊदी के बीच मुनीर फंसा हुआ है। तुर्की का साथ देता है तो इजरायल छोड़ेगा नहीं, सऊदी का साथ देता है तो ईरान पीछे पड़ जाएगा। इजरायल के किस अलायंस से मुनीर का मुस्लिम नेटो 60 घंटे में ही फ्लॉप हो गया। इजरायल ने तुर्की के एयरबेस पर तबाही मचा दी। नेतन्याहू ने मक्का डिफेंस अलायंस की नींव हिला दी। इजरायली हमले के 60 घंटे गुजर गए। 3600 मिनट बाद भी रुक रुक कर धमाके हो रहे हैं। इजरायल का गिराया बारूद तुर्की के एयरबेस पर फट रहा है। मक्का पीस पैक्ट में शामिल पाकिस्तान ने एक भी मिसाइल नहीं चलाई। सऊदी अरब ने कड़ी आलोचना के सिवा कुछ नहीं किया। काउंटर अटैक में तुर्की की इजरायल पर एक भी बम चलाने की हिम्मत नहीं हुई। इजरायल के एक हमले ने एटमी पाकिस्तान, ड्रोन टेक्नोलॉजी का पावर हाउस तुर्की और खरबों पेट्रोल डॉलर कमाने वाले सऊदी अरब के बीच बने पीस पैक्ट की कलाई खोल दी। इजरायल दूसरे के टेरिटरी में जाकर बम बरसाता रहा। तुर्की को बचाने ना सऊदी आया और ना पाकिस्तान। यह तुर्की का अबू अल दुहुर एयरबेस है। एर्दोगान ने उत्तर पश्चिम सीरिया के इदबिल प्रांत में इसे डेवलप किया था। तुर्की यहां अपनी सेना की तैनाती करने वाला था। एर्दोगान की सेना पहुंचती उससे पहले ही नेतन्याहू ने ऑर्डर दे दिया और इजरायली फाइटर जेट्स ने एयरबेस को बमबारी कर उड़ा दिया। सीरिया में अबू अल दुहुर एयरबेस तुर्की के बॉर्डर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है, जबकि इजरायल के बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है। यह सीरिया के अलेप्पो शहर के पास स्थित है। इजरायल ने यहां एक ही रात में 8 बार बमबारी की। एयरबेस के रनवे और स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह कर दिया। ये सैटेलाइट तस्वीरें तुर्की के उसी एयरबेस की हैं जहां हमलों के बाद चारों तरफ गहरे गड्ढे हैं। रनवे पर जगह जगह ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि नेतन्याहू ने मक्का एग्रीमेंट साइन होने के सिर्फ 13 दिन बाद इतना बड़ा हमला क्यों किया? इजरायल ने ईरान, लेबनान के बाद तुर्की के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला? इजरायल किसी को चाहे वो नाटो देश तुर्की ही क्यों ना हो, उसे तेल अवीव की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनने देगा। एर्दोगान के लिए बेहतर होगा कि वो इजरायल को परखने की कोशिश ना करें। तुर्की की संसद में इजरायल को तबाह करने वाले भाषण देकर अपना वक्त काटें। तुर्की के एयरबेस को धुआं करने के बाद यह बयान सोशल मीडिया में इजरायल के विदेश मंत्री काट्ज ने जारी किया। एर्दोगान के एयरबेस को उड़ाने से इस तस्वीर का कनेक्शन बेहद खास है। मोसाद चीफ रोमन गॉफमैन ने 14 अगस्त को सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शाइबानी से फोन पर बात की थी। इसी बातचीत से इजरायल को पुख्ता खबर मिली कि सीरिया ने तुर्की को एयरबेस में सैनिक तैनात करने की इजाजत दी है। मोसाद से एक एक डिटेल मिलने के 4 दिन बाद इजरायल ने अटैक कर दिया। मक्का पीस पैक्ट के बाद तुर्की बहुत उछल रहा था। एर्दोगान मुस्लिम नाटो के नेता बन रहे थे। वो नाटो के पहले से मेंबर हैं। इजरायल ने एक झटके में उनका खलीफा और मुस्लिम नाटो का लीडर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया।
sizinle इस मामले पर यानी इजराइल के साथ संभावित दुश्मनी और टकराव के मुद्दे पर देखिए, हम आपसे युद्ध की नहीं बल्कि शांति की बात कर रहे हैं। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि दुनिया में शांति कैसे लाई जाए। लेकिन अगर कोई शांति के बजाय युद्ध के मकसद से तुर्की पर हमला करता है तो तुर्की इस युद्ध को लड़ने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएगा और ना ही इससे पीछे हटेगा। मैं ये बात पूरी साफगोई और स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ। bunu da çok açık ve net söyleyeyim. तुर्की के साथ मक्का पीस पैक्ट में शामिल पाकिस्तान और सऊदी से ज्यादा सपोर्ट तो जॉर्डन और इजिप्ट ने किया, जो इजरायली बमबारी के खिलाफ खुलकर बोले। कुवैत ने भी रीढ़ दिखाई। मुनीर की तो सांस हलक में अटक गई। नेतन्याहू का अगला मूव मुनीर का गला सुखा देगा, एर्दोगन के पैर कपा देगा। उनके मुस्लिम नेटो के जवाब में एर्दोगन एक और बड़ा अलायंस बनाने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। इस अलायंस में इजरायल के साथ साइप्रस, ग्रीस, संयुक्त अरब अमीरात और भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एर्दोगन, मुनीर, मोहम्मद बिन सलमान के मुस्लिम नेटो में सिर्फ एक एटमी ताकत वाला देश पाकिस्तान है। नेतन्याहू के अलायंस में भारत और इजरायल दो एटमी ताकत वाले देश होंगे। इजरायल ने एक प्रहार में सिर्फ मुस्लिम नेटो की हैसियत नहीं बताई बल्कि नेटो को भी टेस्ट कर लिया है। तुर्की नेटो देश है जिसके एयरबेस को इजरायल ने उड़ाया है। फिर भी नेटो में शामिल 32 देशों में किसी की हिम्मत नेतन्याहू के खिलाफ खड़े होने की नहीं हुई। मुस्लिम नेटो इजरायल से डरता है, ईरान को डराता है। सऊदी अरब ने ईरान को युद्ध की धमकी दी है। ईरान पर मिडिल ईस्ट के देशों को ब्लैकमेल करने की कोशिश का आरोप लगाया है। सऊदी अरब की आर्मी हूती से टक्कर नहीं ले पा रही है। ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल करने की वार्निंग दे रही है। सऊदी अरब ने युद्ध की धमकी वाला बयान कतर के विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद दिया है। कतर ईरान और अमेरिका के बीच डील में मध्यस्थ रहा है। ट्रंप का संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाता रहा है। तो क्या ट्रंप ने सऊदी को ईरान पर हमले के लिए तैयार रहने का संदेश दिया है? ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सबसे बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। इस युद्ध में बम गोले कम चलेंगे। मुज्तबा के तेल टैंकरों को समंदर में जाम और जब्त कर लिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इस युद्ध को आर्थिक डी-डे बताया है। ट्रंप ने उन देशों को भी धमकी दी है जो ईरान से तेल खरीदते हैं, दूसरे व्यापार करते हैं। ईरान ने फिर ट्रंप के इकोनॉमिक डी-डे का मजाक उड़ाया है। ट्रंप पहले $40 ट्रिलियन के कर्ज से डूबती अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचा लें, फिर ईरान को लेक्चर दें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के बढ़ते कर्ज पर ट्रंप की जमकर खिंचाई की है। ईरान ने युद्ध को मिडिल ईस्ट से यूरोप तक ले जाने की धमकी दी है। अमेरिका से आर्थिक नाकाबंदी का बदला लेने के लिए ईरान यूरोप के उन देशों पर अमेरिका के मिलिट्री बेसों पर हमले कर सकता है जो उसकी रेंज में है। बुल्गारिया और साइप्रस दो ऐसे देश हैं जिन्हें ईरान निशाना बना सकता है। साइप्रस पर हमले के लिए ईरान को इराक और सीरिया के आसमान से होकर जाना होगा। बुल्गारिया पर हमले के लिए ईरान को तुर्की और काला सागर के ऊपर से जाना होगा। बुल्गारिया में अमेरिका के 4 संयुक्त सैन्य बेस हैं, जिनमें बेजमेर एयरबेस सबसे महत्वपूर्ण है। ईरान युद्ध के दौरान यहां अमेरिका ने 8 K-135 विमानों को तैनात किया था। यहां अमेरिका के 250 सैन्यकर्मी अभी भी तैनात हैं। बुल्गारिया में अमेरिका का इग्नाटियोवो एयरबेस है। अमेरिकी सैनिक और नाटो सैनिक यहां मिलकर अभ्यास करते हैं।